क्या होगा दोस्तों अगर आपको पता चले आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपके साथ कोई और भी रहता है, एक प्रेत। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसे इस घर में लाने वाला भी कोई और नहीं, आप खुद हों। है ना बड़ी अजीब सी बात। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ एक हंसता खेलता परिवार अपनी एक छोटी सी गलती, शायद उसे पता भी नहीं था कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं, उस गलती ने उनकी पूरी ज़िंदगी ही उजाड़ कर रख दी। शायद आज वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं जैसी पहले जिया करते थे। सब कुछ पहले से बहुत बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ही बहुत भयानक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पर उससे पहले आप सबका मेरे चैनल द डीप डार्क टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी कहानियों का मज़ा ले रहे होंगे। आपका इस चैनल में जो आपका खुद का ही है, स्वागत है दोस्तों, जहाँ मैं सुनाता हूँ आपको भूतों की कहानियाँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल के इंट्रो और फिर मिलेंगे। तो दोस्तों, जो आज की कहानी है उसे मेरे ही एक सब्सक्राइबर भाई, जो मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। मैं आपको बता दूं, इस कहानी में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं है, पर यह कहानी खुद में ही बहुत यूनिक है, क्योंकि हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि किसी के साथ इस तरीके से भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। वो तीसरी शक्ति का प्रकोप इस तरीके से भी किसी भी गिर सकता है, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी के पात्रों से मिलवा देता हूँ। ये कहानी है मिस्टर एंड मिसेस सिंह की, जो कि अहमदाबाद में रहते हैं। उनकी एक बहुत प्यारी सी बिटिया है जिसकी उम्र 11 साल है और उसका नाम है मीरा। मिस्टर एंड मिसेस सिंह का ट्रांसफ़र अहमदाबाद से दिल्ली हो जाता है, जहाँ पे जो मिसेस सिंह हैं वो ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में अपना कुछ काम करती हैं। साथ में जो मिस्टर सिंह हैं उनका कुछ गवर्नमेंट ऑफिस का काम है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर ऑफिस के काम से बाहर ही रहते हैं। और एक 11 साल इनकी बिटिया है मीरा। ये सब दिल्ली बिल्कुल खुशी खुशी आते हैं, क्योंकि एक नए शहर का एक्सपोजर, बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हम नए शहर में रहेंगे, दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे, और ये दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने पे इनको द्वारका में एक घर मिलता है। द्वारका वाले एरिया में ही अपना घर चुनते हैं, क्योंकि वहाँ से इनके हस्बैंड का भी ऑफिस काफ़ी पास रहता है। इन्हें एक अच्छा खासा 2 BHK घर मिलता है एक अपार्टमेंट में। सब कुछ बहुत नॉर्मल होता है, शिफ्टिंग हो जाती है, सब अच्छे से रहते हैं। पर इसी बीच इनकी बेटी जो है 11 साल की मीरा जो है, मीरा ने एक डिमांड करती है कि मैं अब अलग कमरे में रहूँगी। मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे मेरा कमरा चाहिए, मेरे कमरे को मेरे हिसाब से आप डेकोरेट कीजिए। ये उसकी डिमांड रहती है, जो आजकल आम तौर 10, 11 या 12, 14 साल के बच्चे डिमांड करते हैं कि उनको अलग कमरा चाहिए। मीरा ने भी वही डिमांड करी थी, और उसके माँ बाप इस बात के लिए राजी भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिटिया अब बड़ी हो रही है, उसको एक अलग कमरा मिलना चाहिए। तो जो ये 2 BHK थे, एक कमरे में हस्बैंड वाइफ मिस्टर मिसेस सिंह रहते थे, और उन्होंने दूसरा कमरा अपनी बेटी के लिए डेडिकेट कर दिया। उस कमरे की पूरी साफ़ सफाई करी गई, वहाँ सामान लगाया गया, पर इनके पास कोई फर्नीचर उस कमरे के लिए नहीं था। अब जब नया फर्नीचर लेना था तो इनकी बेटी ने डिमांड किया कि इनको बारबी डॉल वाला सेट वाला एक बेड चाहिए। अब जब मिस्टर सिंह इंटरनेट पे या दुकानों में जाके पता करने लगे तो उन्हें उस तरीके के बेड मिल तो नहीं रहे थे। मतलब कारपेंटर ने बोला कि वो ऐसा बेड बना देगा, पर बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था, और साथ में समय भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑफिस के काम से बहुत व्यस्त रहते थे। तो इन्होंने इंटरनेट पे इस तरह की कई साइट्स होती हैं जहाँ पे आप रीयूज्ड या ओल्ड पुराने सामान को बेच सकते हैं, रीसेल वाले। तो उन्होंने ऐसी एक वेबसाइट पे इस तरह के बेड को ढूंढना स्टार्ट किया, और उनको इत्तेफाकन वहाँ पे एक बेड मिल भी गया। एक ऐसा बेड जैसा उनकी बेटी ने बिल्कुल डिमांड किया था, पिंक और सफ़ेद कलर का, जो कि बहुत ही सुंदर था, और वो अलग से ये लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ही मेहनत से और शिद्दत से उस बेड को बनाया है। साथ में एक अलमारी भी थी जो उसके साथ ही मिल रही थी। अमूमन इस तरीके के बेड को अगर आप बाजार में लेने जाएंगे तो 40 से 45 हज़ार में मिलेगा डबल बेड, और साथ में अलमारी भी, उसका प्राइस अलग। पर ये पूरा सेट उनको 8 हज़ार में मिल रहा था। मिस्टर सिंह भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि इतने सस्ते में इतना अच्छा बेड और अलमारी मिल रहा है। उन्होंने तुरंत उस नंबर पे फ़ोन लगाया। उधर से एक परिवार ने फ़ोन उठाया, एक आदमी ने फ़ोन उठाया, जिसने ये बोला कि आप आके किसी वक्त आके उस बेड को हमारे यहाँ से पिक कर सकते हैं। हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, पर जिस घर में रखा हुआ है वहाँ वॉचमैन है, वो आपको चाबी दे देगा। आप वहाँ से पिक कर लीजिए और पैसे हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिएगा।
मिस्टर सिंह को भी ये बहुत ही ज़्यादा सहूलियत भरा लगा। वो एक पिकअप ट्रक लेके गए और उस बेड को, अलमारी को लोड कराया। उन्होंने चेक किया, सब कुछ बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि वो बेड टूटा हुआ है या गंदा है, पुराना है, सब अच्छा था। उस बेड को लेके वो अपने घर चले आए। अब उस बेड को उनकी बेटी के कमरे में लगा दिया गया। उनकी बेटी भी बहुत खुश, सब कुछ बहुत अच्छा था। सब रात में खाना खा हो के उनकी बेटी अपने कमरे में सोने चली गई, मिस्टर मिसेस सिंह अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो उनकी बेटी को, उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि चलो आओ नाश्ता कर लो, ब्रश कर लो, सब बोलो। वो बेटी आई, पर वो बहुत ज़्यादा उदास थी, बहुत शांत थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी किसी से। मिस्टर मिसेस सिंह को ये लगा कि हो सकता है नया कमरा है, नया जगह है, अकेले पहली बार सो रही है लाइफ में, और साथ में बेड भी नया है, इसकी नींद नहीं पूरी हुई हो, या शायद इसको नींद ही ना आई हो। माता पिता ने भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने एक दो बार पूछा, पर बिटिया शांत रही तो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया कि ठीक है, ऐसा होता है, नई जगह पे, नई उम्र में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। पर इस दिन से मीरा का स्वभाव थोड़ा थोड़ा सा अलग सा लग रहा था। जैसे वो खाते टाइम बात नहीं कर रही थी, वो बहुत शांत थी, उदास थी। जब उसके चेहरे की उदासी उसकी माँ से नहीं देखी गई, उसकी माँ ने एक बार उससे पूछा भी कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो उसने बोला कि मुझे उस कमरे में डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी बच्चा अपने माता पिता से ये बोले कि मुझे उस जगह पे या उस एरिया में या उस घर में मुझे डर लगता है, तो शायद माता पिता को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। पर यहाँ पे मिसेस सिंह ने ये कह के इस बात को टाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, या तुम रात में बहुत देर तक फ़ोन यूज़ करती हो, तुम बहुत सारी क्लिपिंग्स मूवी देखती रहती हो, दिन भर यूट्यूब देखती हो मोबाइल पे, शायद इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तुम्हें अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। पढ़ाई से मैं आपको बता दूं, नए शहर में शिफ्ट हुए थे, इसलिए मीरा का स्कूल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। वो स्कूल के एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट करते, ढूंढते अभी बात, क्योंकि उनको आए हुए सिर्फ 3 से 4 दिन ही हुए थे, मतलब हो सकता है 1-1.5 हफ्ते हो गए हों, बट इससे ज़्यादा का गैप नहीं हुआ था। और वो चाहते थे कि एक नए सेशन से मीरा स्कूल वापस जाए। तो अभी मीरा को स्कूल जाने का भी कोई ऑप्शन था नहीं, तो वो दिन भर मोबाइल चलाना जो आजकल बच्चे करते हैं, इसी बात पे उसकी माँ ने उसको टोका था। मीरा ने भी इससे आगे कुछ नहीं बोला, वो अपने कमरे में आ गई। पर इस दिन से मीरा का नेचर दिन प्रतिदिन बदलने लगा। जो लड़की हर वक्त चहलकदमी करती रहती, उछलती कूदती रहती, मम्मी पापा के कंधों पर चढ़ी रहती, वो पूरी तरीके से शांत हो गई। पूरी तरीके से उसने बोलना बंद कर दिया। वो दिन भर अपने कमरे में अपने बेड पे ही बैठी रहती थी। वो उस कमरे से बाहर भी नहीं आती, जिसके लिए उसकी मम्मी और उसके पापा उसको कई बार डांटते भी थे कि तुम कमरे से बाहर निकला करो और बच्चों के जैसे सोसाइटी में नीचे खेलने जाया करो, पर तुम निकलती नहीं हो, तुम्हें पसंद ही नहीं है किसी से मिलना। पर कोई भी मीरा के मन में, दिमाग में क्या चल रहा है, कोई ये जान ही नहीं पा रहा था। बात और ख़राब होती गई। एक दिन मीरा कमरे में ही सो रही थी, सुबह बहुत देर तक सोती रही। उसकी मम्मी उसके पास गई, जब उसका माथा छुआ उसको उठाने के लिए, तो मीरा को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। मीरा बुखार से तप रही थी। उसकी मम्मी ने भी बस जो आम सी चीज़ें होती, जैसे डॉक्टर को बुला दिया, और डॉक्टर ने आया, कुछ दवा दे के गया, बोला कि नई जगह है और नया एरिया है, इसको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, ये बाहर नहीं निकलती है, इस वजह से हो सकता है, और ये सीजनल वायरल फीवर भी हो सकता है। तो उन्होंने उसको दवा दे दी। पर इस दिन से मीरा की तबीयत भी अब धीरे धीरे खराब होने लगी। पहले वो उदास रहा करती थी, बट उसकी तबीयत अब धीमे धीमे खराब रहने लगी। मीरा को देख के कई बार ऐसा लगता था कि वो कुछ ना कुछ तो अपने माँ बाप को बताना चाहती है, पर वो बता नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो हर बार एक डर के साथ सहम के रह जाती थी। इस बीच मीरा के में ये बदलाव आ चुका था कि वो उस कमरे से तो बिल्कुल नहीं निकलती थी। बुखार होने के बाद से उसका खाना भी उसके बेड पे ही दिया जाता था। वो वहीं खाती थी, प्लेट साइड में रख देती थी, उसकी मम्मी आती और साथ में जो मेड थी वो आती, वो क्लीन कर देती, पर वो उस बेड से बाहर नहीं जाती थी। मीरा की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होने लगी थी। फिर एक दिन की बात है, सुबह सुबह मीरा की मम्मी मीरा के कमरे में गई, और उसके कमरे में जाके जब उन्होंने उसको उठाना चाहा, तो उन्होंने देखा कि मीरा ने बेड पे ही पेशाब कर दिया है। चलिए मान सकते हैं 11 साल की 12 साल की बच्ची है, गलती से हो सकता है। पर मीरा की मम्मी को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मीरा को बहुत ज़्यादा डांट लगा दी
कि तुमको इतनी भी अकल नहीं है कि उठ के तुम बाथरूम जा सकती हो? ये क्या तुम्हें बेड का नशा सा चढ़ गया है कि इस बेड से तुम हटती नहीं हो, इसी पे पड़ी रहती हो? और जब उन्होंने उसका चादर हटाया और उसके पैर देखे तो उसके पैर पे लगभग इतने बड़े बड़े नीले नीले काले काले धब्बे हो चुके थे, और काफ़ी सारे धब्बे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको कितनी सारी चोटें लगी हों। ये देख के उसकी मम्मी परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत ही एक डॉक्टर को फ़ोन लगाया। वो डॉक्टर आया। उस डॉक्टर ने भी वही आम सी चीज़ें, ब्लड टेस्ट किए। उसने बोला शायद किसी विटामिन की कमी से हो रहा है, शायद कोई विटामिन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है जो हम टेस्ट करके बता पाएंगे। ब्लड टेस्ट हुए, कुछ मेडिसिन दी गई और कहा गया इसको रेस्ट करने के लिए, कि मीरा जितना रेस्ट करेगी उतना बेटर है, और खाने पीने की चीज़ें चेंजेस करने के लिए कहा। पर मीरा की मम्मी को कहीं ना कहीं मीरा के स्वभाव से ये तो भाप रही थी कि बच्ची किसी न किसी परेशानी से जूझ रही है, पर वो प्यार के बजाय डांट का सहारा ज़्यादा लेती थी। उसको डांटना, ताकि डांटेंगे तो वो सच बोल देगी या सब कुछ बता देगी। एक दिन रात में जब मिस्टर सिंह एंड मिसेस सिंह सो रहे थे अपने कमरे में, उन्हें ऐसी आवाज़ आ रही थी मीरा के कमरे से जैसे वहाँ पे कोई दो लोग बात कर रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये लड़की दिन भर तो बिल्कुल शांत रहती है और रात में किससे बात कर रही है। जब वो उठ के उसके कमरे में आई और उस कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था सिर्फ एक, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने क्या देखा कि मीरा के बगल में बेड पे एक लड़की सो रही है। एक लड़की जिसका शरीर पूरी तरीके से काला और सड़ चुका है। उसके शरीर पे हड्डी के अलावा थोड़े बहुत ही मांस के लोथड़े होंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पूरी तरह से गला हुआ एक शरीर है जो उसके बगल में सो रहा है। ये देखते ही उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही लाइट ऑन की। लाइट ऑन करते ही अलमारी जो वहाँ पे बगल में थी उसका दरवाज़ा बंद हुआ और साथ में उस बिस्तर पे कोई नहीं था। इनकी माँ के होश उड़ गए और वो जाके अपनी बेटी को पकड़ के उससे लिपट गई और उन्होंने उससे पूछना स्टार्ट किया कि बेटा क्या है, क्या चल रहा है, मुझे बता। तब मीरा ने बताया पहले दिन से लेकर अभी तक की बात, क्योंकि मीरा भी कहीं ना कहीं टूट चुकी थी। मीरा ने बताया कि मम्मी, जब मैं पहली रात इस कमरे में सोने आई थी तब मैंने देखा कि मेरे बेड के बगल में जो अलमारी है इसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, और मैंने वो देखा वहाँ से कि कोई दो आंखें मेरी तरफ झांक रही थीं, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और वो आंखें पीली सी और बहुत गंदी सी आंखें थीं जो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने उस डर से अपनी आंखें बंद कर ली और मैं दूसरी तरफ मुड़ गई, मगर थोड़ी देर बाद उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई इस कमरे में घसीट रहा हो। मैंने उठ के देखा तो मैंने देखा एक लड़की जो कि पूरी तरह से उसका शरीर काला सा था, अजीब सा, बहुत गंदा सा था। वो घसीटते हुए आई और बेड पे मेरे बगल में आकर लेट गई। मैं इससे बहुत ज़्यादा डर गई थी मम्मी। मैं आपको दूसरे दिन सब कुछ बताना चाहती थी, और उस दिन से हर दिन यही चल रहा है। वो हर दिन इस कमरे में अलमारी से निकलती है, घसीटते हुए आती है और आके मेरे बगल में सो जाती है। इतना सुनकर मीरा की माँ के होश उड़ गया। उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि अभी तक वो इतनी बड़ी बात अपनी बेटी से जान तक ना पाई। वो तुरंत ही अपनी बेटी को उस कमरे से निकाला और दूसरे कमरे में लेके चली गई और बोली कि तुम मेरे साथ रहोगी इस कमरे में। वो अपने कमरे में लेके गई। वहाँ ले जाने के बाद से मीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। ऐसे लगने लगा जैसे वो सांस नहीं ले पा रही है, उसका बुखार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मीरा की माँ ने तुरंत ही अपने भाई को फ़ोन लगाया। उनका भाई जो कि अहमदाबाद में रहता था, उन्होंने उसको सारी बात बताई कि इस घर में क्या क्या हो रहा है। इस बीच उन्होंने एक और बात बताई जो मुझे आपको थोड़ी देर पहले बताना चाहिए था। इन सब होने से पहले मीरा की माँ जब भी कुछ खाने पीने का सामान मीरा के कमरे में रखती, जैसे कोई फ्रूट ही रख दिया कि मीरा खा लेगी, कोई मिठाई रख दी या कुछ भी खाना रखा, वो बहुत ही कम समय में ख़राब हो जाता। फलों में फंगस लग जाते थे, केले ऐसे हो जाते थे जैसे कि अभी रखे हैं और 2 घंटे में सड़ गए हों, खाने की चीज़ों से बदबू आने लगती थी। ये सारी बातें उन्होंने अपने भाई को बताया कि क्या हो रहा है और उन्होंने कल रात क्या देखा है मीरा के कमरे में। मीरा के भाई ने अहमदाबाद में किसी एक आप तांत्रिक कह सकते हैं या किसी बाबा से जो कि उनके फैमिली के टच में थे, उनसे उन्होंने बात की। उस बाबा को सब कुछ बताया गया। बाबा ने मीरा की माँ से बात किया और बोला कि अभी मीरा कैसी है। उन्होंने बताया उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम उसे हॉस्पिटल लेके जाने की सोच रहे हैं।
तो वो तांत्रिक बाबा ने, मतलब वो जो भी बाबा थे, उन्होंने बोला कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, मीरा को उस घर से बाहर लेके मत जाना, वरना मीरा हो सकता है अगले 1 या 2 घंटे भी ना बच पाए, और अगर आप उसको उसके कमरे से बाहर रखेंगे तो शायद वो कल का सूरज भी ना देख पाए। आपको मीरा को उसके कमरे में ही रखना होगा। अब जरा आप ये सिचुएशन सोचिए कि एक माँ जिसको पता है कि उस कमरे में एक आत्मा या एक प्रेत रहता है, वो कैसे अपने बेटी को उस कमरे में सोने के लिए भेज दे। और इस वक्त मिस्टर सिंह, मिसेस सिंह और उनकी बेटी है, उनके पास किसी तरह की कोई हेल्प नहीं है। मीरा की माँ डिसाइड करती हैं कि नहीं, मेरी बेटी अकेले इस कमरे में नहीं सोएगी, मैं भी उस कमरे में सोऊंगी। उस रात मीरा की माँ बीच में, मतलब अपने लेफ्ट साइड में, वो अपनी मीरा से पूछती हैं कि वो लड़की आती है तो किस साइड सोती है। मीरा बताती है कि वो इस दाएं तरफ या बाएं तरफ सोती है, जिधर वो सोती है उसके दूसरे तरफ। मीरा की माँ बीच में जाके सोती हैं, एक तरफ अपनी बेटी को। शायद वो अपनी बेटी को उस प्रेत से बचाना चाहती थी, इसलिए वो बीच में आके सो जाती हैं और मीरा एक तरफ है। रात के तकरीबन 12:30-1 बजे आज के दिन मीरा की माँ को भी वो आवाज़ आती है कि अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। अलमारी का दरवाज़ा एक चरचराहट के साथ खुल जाता है और मीरा की माँ को ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई घसीट घसीट के चल रहा हो इस कमरे में। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा एहसास होता है कि उनके बाएं साइड का जो गद्दा है वो थोड़ा सा दबा है, मतलब इस पर कोई आके बैठा है और वो लेट गया है। आप जरा उम्मीद कीजिए आपको पता चले कि आपको एक पूरी रात एक प्रेत के बगल में बितानी है। मीरा की माँ ने पूरी रात एक प्रेत के साथ बिताई। उनके बगल में एक प्रेत सो रहा था और उनके एक तरफ उनकी बेटी सो रही थी। किसी भी इंसान को पूरी तरीके से झंझोर देने के लिए बहुत काफ़ी था। रात भर उसकी माँ सो नहीं पाई। थोड़ी देर बाद, मतलब ये होने के लगभग थोड़ी देर बाद ही मीरा एक अजीब सी हंसी हंसने लगती है। मतलब रात में जिस वक्त मीरा की माँ है, उनके बगल में वो प्रेत सो रहा है और इस साइड मीरा है। मीरा पूरी रात एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। शायद वो प्रेत मीरा के थ्रू उसकी माँ को चढ़ा रहा था। वो अपनी शक्तियां बता रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या कर रहा हूं। पूरी रात बहुत ही कष्ट और दर्द और डर भरी रात मीरा की माँ बिताती हैं मीरा के साथ। दूसरे दिन सुबह उनका भाई उस बाबा को लेकर उनके घर पहुंचता है। बाबा पूरे कमरे को देखते हैं, उस पूरे कमरे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं और वो बोलते हैं कि आपको मीरा को इसी कमरे में रखना पड़ेगा, आप इसको यहाँ से बाहर तो नहीं निकाल सकते। मुझे 1 दिन का समय चाहिए। मैं जो जो सामान बताऊंगा वो पूजा की विधि करने के लिए आप वो सारा सामान लेके आइए, और मैं बाकी की जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूँ। इस बीच मीरा के पापा ने उस घर के ऑनर से भी बात करी कि यहाँ कुछ ऐसा क्या हुआ था, अड़ोस पड़ोस से बात की, बट कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। फिर वो बाबा ने उस कमरे में ही एक कोने में अपना आसन लगा के बैठ गए कि उनको वो अपना कुछ तंत्र कर रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। शायद वो जानना चाह रहे थे कि आखिर परेशानी क्या है, पूरी तरीके से उस कहानी को समझना चाह रहे थे। यहाँ एक और बात हो रही थी। जब से बाबा इस घर में आए थे, मीरा का व्यवहार बहुत ज़्यादा बदल चुका था। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, चिड़चिड़ी थी, रह रह के ज़ोर ज़ोर से हंसना, रह रह के रोने लगना और या तो फिर बेड पे लेट जाना। पर उसका नेचर पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो चुका था। वो बहुत ही अलग व्यवहार कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि वो मीरा है। बाबा जब ध्यान से उठे तो मीरा के पास गए और उसके पास बैठकर उन्होंने उससे बात करनी चाहिए। उन्होंने बोला, क्या मैं इस वक्त मीरा से बात कर रहा हूँ? मीरा ने हाँ में सर झुकाया। उन्होंने बोला कि मीरा बेटा, तुम्हें कैसा लग रहा है, मुझे सब कुछ बताओगी? मीरा ने बताया कि जब से मैं इस कमरे में हूँ, इस कमरे में एक और लड़की भी मेरे साथ रहती है। हाँ, वो एक लड़की है। उसने बताया कि पहले दिन से ही वो देख रही है कि वो लड़की इस अलमारी में रहती है। जब भी रात में वो सोती है, इस अलमारी का दरवाज़ा खुलता है और यहाँ से एक लड़की जो घसीटते हुए, ज़मीन पर घसीटते हुए आती है और बेड पे इसके बगल में आके लेट जाती है। बाबा ने बताया, क्या वो हर रात आती है? बाबा ने पूछा, क्या वो हर रात आती है? मीरा ने बताया कि हाँ, वो हर रात आती है। शुरुआत में वो घसीटते हुए आती थी,
फिर वो घुटने के बल चलने लगी। और कल रात जब मम्मी मेरे बगल में सो रही थी तब वो चल कर आई थी और आकर बेड पे बैठी और यहाँ पे लेट गई। मैं हर रात उसे देखती हूँ। बाबा सारी बातें समझ रहे थे। बाबा ने मीरा से बोला, क्या तुम मेरा काम करोगी? मीरा ने सर फिर से हाँ में सर झुकाया। बाबा ने बोला, तुम उससे बोलो कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाए। अभी तक मीरा बिल्कुल समान तरीके से बात कर रही थी, पर यह सवाल सुनते ही मीरा ने कहा, नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। शायद इस वक्त मीरा बात नहीं कर रही थी। बाबा ये बात समझ गए। वो भी 2 कदम पीछे हट गए और मीरा जोर जोर से हंसने लगी। मीरा वापस से बेड पर लेट गई और वो छत की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंस रही थी। बाबा वापस कमरे में आए तो देखा कि मीरा की माँ फ़ोन पे कहीं किसी एजेंट से बात कर रही थी। शायद वो किसी दूसरे घर की बात कर रही थी जो उन्हें अर्जेंटली तुरंत चाहिए था। बाबा ने उन्हें रोका और बोला कि घर बदलने से कुछ भी नहीं होगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे ये प्रेत आपके साथ ही जाएगा, क्योंकि वो इस घर में नहीं रहता है। मीरा की माँ ने पूछा, वो घर में नहीं रहता है? पर वो तो उसके कमरे में ही है ना, क्योंकि अहमदाबाद में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जब से इस घर में आए तब से हो रहा है। तो बाबा ने बताया कि नहीं, वो इस घर में नहीं, वो इन फर्नीचरों में रहता है। वो एक लड़की की आत्मा है जो इस घर में इस फर्नीचर के साथ आई है। बाबा ने बताया कि मैंने अपने ध्यान से सब कुछ देखने की कोशिश की है। जहाँ तक मुझे समझ में आ पाया है कि इस लड़की की आत्मा इन फर्नीचरों से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, कि इनसे पहले ऐसा ही एक खुशहाल सा परिवार था जहाँ पे माता पिता थे और उनकी एक 12 साल की बेटी थी। उस बेटी ने भी अपने पिता से एक बहुत ही सुंदर से बेड की डिमांड की थी और एक अलमारी की, कि उसका कमरा भी बिल्कुल राजकुमारियों के जैसा हो। तो उसने बाबी डॉल वाला एक बेड और एक अलमीरा की डिमांड करी थी। उसके पिताजी ने कारपेंटर से कह के एक बहुत ही सुंदर सा बेड और अलमारी बनवाया था। पर शायद किसी की बुरी नज़र लगी या कुछ ऐसा हुआ कि जब से लड़की ने उस बेड को यूज़ करना स्टार्ट किया था उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी और 1.5 से 2 महीने तक उसी बेड पे बीमार रहने के बाद उस लड़की की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। मरने से पहले उसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। उसे पैरालिसिस हो चुका था और वो हर वक्त बेड पे पड़ी रहती थी। तो कहीं ना कहीं उस आत्मा को, उस लड़की को वो बेड बहुत ज़्यादा पसंद था, वो उससे जुड़ चुकी थी। ये सारी बात पंडित जी ने अपने ध्यान में जो भी उनको जितना दिखा, ये बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ, बट उन्होंने विज़न देख के बताया कि इस बेड के साथ में एक लड़की की आत्मा जुड़ी हुई है। अब लोगों के ध्यान में आया कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस बेड को यहीं छोड़ देते हैं और मीरा को इस घर से लेके चले जाते हैं, इन फर्नीचर को भी यहीं छोड़ देंगे। पर बाबा जी ने बताया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मीरा को इस घर से बाहर तक नहीं जाने देगी। चाहे तो आप कोशिश करके देख लें। कल रात आपने कोशिश भी की होगी कि मीरा को इस कमरे से बाहर रखें। क्या हुआ था उसके साथ? उसकी सांसें रुकने लगी थी। वो मीरा को नहीं छोड़ेगी। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। कल तक मैं जो भी पूजा का सामान मंगा रहा हूँ उसे आप कहीं से भी लेके आ जाइए। बाबा जी ने बहुत सारे तंत्र मंत्र का सामान दिया, जिसमें काली बुद्धि विद्या के भी सामान थे। पहले दिन वो सारी पूजा की गई, पर उस कमरे में एक बदलाव किया गया। मीरा अब उस बेड पे नहीं, उसी कमरे में एक दूसरा बेड लगाया गया जहां वो उस बेड पे रहती थी। उस बेड पर अब कोई नहीं बैठेगा, ना उसको ये यूज़ करेगा और ना ही उस अलमारी को। मीरा उसी कमरे में रहेगी पर दूसरे बेड पर रहेगी। पहले दिन उस कमरे में बाबा ने तंत्र मंत्र की पूजा करी। उस पूजा के कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बोला कि अब 7 दिनों तक इस कमरे में पाठ किया जाएगा, जहाँ पे भगवान जी की पूजा होगी। उन्होंने 7 दिन तक लगातार पाठ करने का प्रावधान बताया। पाठ किया गया। इस पाठ के बीच में ये बदलाव किए गए कि धीरे 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 मीरा की तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा। उसका बुखार बंद हो गया और वो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने लगी। वो थोड़ा सा उसके में काफ़ी सारे बदलाव से दिख रहे थे। अब वो पहले से हंसती नहीं थी, वो अपनी मम्मी से नॉर्मल बात कर रही थी। 7 दिन के पाठ में धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आए। 7 दिन के पाठ ख़त्म होने के बाद मीरा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई थी। मतलब उसकी तबीयत पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। वो फिर से वही मीरा बन चुकी थी, पर अभी भी वो बेड पे ही बैठी रहती थी।
क्योंकि शायद इतने दिनों में उसके पैरों में कमर से नीचे काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ चुकी थी। उसके पैर जो कि धब्बों के जैसे काले और नीले पड़ चुके थे, उनमें भी काफ़ी सुधार आया था, बट वो अभी भी थे, क्योंकि किसी शरीर की सारी शक्तियाँ निकाह खींच ली गई थी। बाबा ने बताया था कि वो आखिर वो आत्मा कर क्या रही है। जिस हालत में वो खुद थी, उस हालत में वो आपकी बेटी को पहुंचा चुकी थी। उस लड़की की मृत्यु भी इसी तरीके से हुई थी, इस बेड पे पड़े रहते हुए। उसके शरीर, आपकी बेटी के शरीर की सारी शक्ति वो आत्मा खींच रही थी और वो खुद को मजबूत कर रही थी। अगर आपने कहानी में ध्यान दिया होगा दोस्तों, तो मैंने बताया पहले वो आत्मा, पहले जो प्रेत था लड़की का, वो कमरे में घसीट घसीट के चलता था, मतलब वो कमरे में घसीटता था अपने आप को। फिर वो घुटने के बल चलने लगा और आखिरी दिन जब मीरा की माँ उसका में सो रही थी तो वो चल के आया था। और इन्हीं दिनों के बीच में मीरा का पैर धीरे धीरे काम करना बंद कर चुका था, तो वो मीरा की सारी शक्तियों को खींच रही थी। 7 दिन के पाठ होने के बाद, तब तक भर के इस 7 दिनों के बीच में मिसेस सिन्हा के भाई ने एक नए घर का जुगाड़ कर लिया। मिस्टर सिंह धीरे धीरे सामान को शिफ्ट करवाने की सारी तैयारी कर चुके थे। 7वां दिन का पाठ खत्म होने के बाद मीरा को उसके परिवार के साथ उस नए घर में शिफ्ट किया गया। मीरा नए घर में जा चुकी थी, इस घर को खाली कर दिया गया था, मगर वो बेड और वो अलमारी अभी भी उसी कमरे में था। अब जब मीरा इस घर से जा चुकी थी, मीरा के घर वाले और बाकी सामान भी यहाँ से हटाया जा चुका था, पर कुछ कुछ सामान अभी भी था, उसकी शिफ्टिंग चली रही थी। तब कुछ लोगों का कहना है, मतलब जो भी शिफ्टिंग जो कर रहे थे उनका कहना था कि वो जो दरवाजा कमरा बंद था जिसके अंदर हुआ बेड और अलमारी था, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर गुस्से में अलमारी के दरवाजों को पटक रहा हो, कोई पैर पटक पटक के चल रहा हो जैसे कोई बच्चा चलता है गुस्से में। ऐसी आवाज़ें उन्हें उस कमरे से आ रही थी। पर जितनी जल्दी हो सके उस घर से सारा सामान हटाया गया। बाद में अलग से किराए के कुछ लोगों को भेज के उस कमरे से उस बेड को और अलमारी को उठवा के दिल्ली से बाहर जहाँ भी ये कूड़ा और जंकयार्ड फेंका जाता है वहाँ उसको फेंकवाया गया और उसमें आग लगा दी गई। अब मीरा नए घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। अब उसके साथ इस तरीके की कोई घटना नहीं हो रही है। हालांकि अब मीरा को अकेले रहने में बहुत डर लगता है, वो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती है। उस नए घर में भी मीरा अकेले नहीं रहती है। पर इन सब के बीच में उस परिवार ने क्या खोया। मीरा अब अपने पैरों पर नहीं चल पाती है। मीरा को व्हील चेयर से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। मीरा ज़्यादातर समय जिस बेड पर रहती है वहीं पड़ी रहती है। स्कूलिंग भी वो होम स्कूलिंग कर रही है। एग्ज़ाम देने के लिए उसको ले जाया जाता है सेंटर पे, बट वो ज़्यादातर घर से पढ़ाई करती है। एक अच्छा खासा परिवार जिनकी 11 साल की बेटी हंसता खेलता दिल्ली शहर में आए थे, उनके साथ किसी के बेचे हुए सामान के साथ एक ऐसी बला घर में आ गई कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। उनकी ज़िंदगी तो जैसी थी वैसी थी, मगर उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। तो दोस्तों, अगली बार आप भी अगर कोई सामान जो कि सेकंड हैंड है वो आप कहीं से भी ले रहे हैं तो एक बार सोच लीजिएगा। मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं इंटरनेट पर पढ़ी हैं जहाँ पे सेकंड हैंड सामान के साथ में बहुत सारे उतारे और टोटके करके अपने पास से लोग हटा देते हैं। तो अगली बार से आप भी अगर कोई सेकंड हैंड सामान ले रहे हैं तो एक बार उसको सोच लेना। और मैंने कहता हर सेकंड हैंड सामान ऐसे ही होता है, पर बहुत सारी किस्से कहानियों में ऐसा सुनने को भी मिल जाता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगले हफ्ते मैं फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।